हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है और जो एचएससी का रिवाइज सिलेबस है उसका भी ये 5th चैप्टर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो एक कनेक्टिव पार्ट है, कनेक्टिंग लिंक है। इसके पहले का जो चैप्टर था वो था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेनली फोकस करता था मेंडल के ऊपर। वो चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेंडल के सारे लॉ जो भी थे, मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सेकेंड लॉ, मेंडल थर्ड लॉ, जिसको मेंडल के बारे में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो तीनों लॉ हम लोगों ने पढ़े थे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया था, फिर उसके बाद में टेस्ट क्रॉस किया था। टेस्ट क्रॉस करने के बाद बैक क्रॉस देखे थे। तो ये जो चैप्टर था जिसमें मेंडल की बात की गई थी वो था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो उसका नेक्स्ट अगला पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मेनली जो चैप्टर फोकस करता है वो करता है डीएनए के बारे में, कि डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे बनता है, डीएनए का मॉलिक्यूल से कैसे फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टेप में जाता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो ये चैप्टर जो है डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के फंक्शन के रिलेटेड बात करता है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो इंट्रोडक्शन के बारे में, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। लास्ट ईयर जो था ये चैप्टर के ऊपर 8 मार्क्स का वेटेज था, बोर्ड एग्ज़ाम का 8 मार्क्स का वेटेज था वहाँ पे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो। और नीट में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आमतौर पे आते ही है ये चैप्टर पे। तो आज जो है हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे 3 पॉइंट पे फोकस करता है। कौन से 3 पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट है कि जीनेटिक मटेरियल जो है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या है जीनेटिक मटेरियल। जीनेटिक मटेरियल की बात करें तो क्या है वो और कैसे बन रहा है। सेकेंड जो है एक जीनेटिक मटेरियल कैसे होना चाहिए। और थर्ड जो है जीनेटिक मटेरियल में कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज जो है ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग ये 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहला पॉइंट लेते हैं कि जीनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है। अब जीनेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। फिर वो बैक्टीरिया की बात करें या प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है जीनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और सिर्फ लिविंग नहीं, वायरसेस में भी जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो किस लिए प्रेजेंट होता है, ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो वायरस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लाई कर सके। सेल जो है उससे नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी जो है वो करवा सके जेनेटिक मटेरियल से। सेल ऑर्गेनल जो है वो अपनी फंक्शनिंग कर सके। तो जेनेटिक मटेरियल जो है पूरे सेल और सेल ऑर्गेनल को कंट्रोल करता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जेनेटिक मटेरियल से सारे सेल में जो एंजाइम्स, प्रोटीन और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसका मैसेज जो है वो जेनेटिक मटेरियल स्टोर करता है और वो प्रोवाइड करता है सारे ऑर्गेनल को। तो मेनली जो है एक जेनेटिक मटेरियल जो है वो हर सेल में प्रेजेंट होता ही है। बिना जेनेटिक मटेरियल के जो है सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, सेल अपनी फंक्शनिंग नहीं कर सकता। और जो है कोई भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है डिसाइड करने के लिए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल की अगर हम लोग बात करें तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है
कि एक जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो ये पॉइंट आपको लिख के रखना है। जेनेटिक मटेरियल जो है, सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल जो है स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज़ जो बार बार रिएक्ट ना करे और रिएक्ट करने के बाद अपने फॉर्म को चेंज ना करे। जब कोई ऐसा मटेरियल होगा जो रिएक्ट ना करे और अपने फॉर्म को बार बार चेंज ना करे, तो उस मटेरियल को स्टेबल बोला जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टेबल होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो हेरिडिटी शो करना चाहिए। अब ये हेरिडिटी वर्ड जो था वो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में था, जहाँ पे मेंडल ने बताया था कि जो फादर से सन पे मिलता है या डॉटर को मिलता है, या मदर से सन या डॉटर को मिलता है, वो मटेरियल को हेरिडिटी बोला जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हेरिडिटी होना चाहिए, पास होना चाहिए। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे जो है वो पास होना चाहिए, उस मटेरियल को हेरिडिटी बोला जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी होना चाहिए। तीसरा है जो पॉइंट है वो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो रेप्लिकेट होना चाहिए। रेप्लिकेट का मतलब क्या हुआ? अगर एक सेल है, वो सेल डिवाइड कर रहा है, 2 सेल में बन रहे हैं। अब वो सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों सेल में बराबर जाना चाहिए, तो उसको बोला जाएगा रेप्लिकेशन। तो जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो रेप्लिकेट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो है, जेनेटिक मटेरियल यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या है कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब वेरिएशन होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल एक यूनिक मटेरियल होना चाहिए, तो वेरिएशन होना चाहिए उसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, जो ध्यान रखने की बात है, वेरिएशन होना चाहिए। उसके बाद जो 5th पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि जेनेटिक मटेरियल जो है सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने चाहिए। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के बारे में, सेल रेप्लिकेशन के बारे में, एंजाइम के बारे में। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होनी चाहिए। तो 4th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 5th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 6th पॉइंट भी है जो याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो इवोल्यूशन दिखाना चाहिए, मस्ट एबल टू शो इवोल्यूशन। ये पॉइंट भी लिख के रखना आप। जेनेटिक मटेरियल शुड एबल टू शो या मस्ट एबल टू शो इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होगा तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में बदलाव होंगे, या एक ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई कर पाएगा अपने आप को। अगर इवोल्यूशन नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल में, तो फिर उस ऑर्गेनिज्म में जो है इवोल्यूशन का पार्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो मॉडिफाई नहीं होगा। जैसे डार्विन थ्योरी होती है कि डार्विन थ्योरी के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता है, तो जेनेटिक मटेरियल भी इवोल्यूशन शो करना चाहिए। ओके, तो ये जो कुछ 6 पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी शो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, जेनेटिक मटेरियल यूनिक होना चाहिए। 5th पॉइंट जो है वो है, जेनेटिक मटेरियल सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहिए। और 6th पॉइंट जो है, जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशन को भी शो करना चाहिए, या उसमें इवोल्यूशन होना चाहिए। ओके, तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट देखेंगे वो है जेनेटिक मटेरियल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको काफ़ी पहले ही डिस्कवर किया गया था कि जो एक सेल है, सेल की अगर हम लोग बात करें, सेल में न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस में जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में जो है मेनली 2 चीज़ें होती है, एक तो प्रोटीन होता है और दूसरा जो है न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो 2 चीज़ें मेनली प्रेजेंट है न्यूक्लियस में,
तो इन दो चीज़ों की वजह से बहुत समय तक साइंटिस्ट में कन्फ्यूजन बना रहा कि ये दोनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल बिहेव करेगी, या दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल बनाता है या बन सकता है। प्रोटीन बनता है जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन से बनता है या न्यूक्लिक एसिड से बनता है। तो काफ़ी समय तक ये कन्फ्यूजन का दौर रहा कि प्रोटीन से जेनेटिक मटेरियल बनता है कि न्यूक्लिक एसिड से जेनेटिक मटेरियल बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1923 के पहले तक ये माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन से बनता है। क्यों ऐसे आप बोलेंगे? तो जेनेटिक जो प्रोटीन है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इस वजह से सारे साइंटिस्ट को लगता था कि अगर वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ही कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बनेगी। तो जेनेटिक मटेरियल एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ना कि कोई आसान चीज़ है जो आसानी से बन जाए। इसलिए 1923 के पहले तक ऐसा लगता था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन से बना हुआ है, और न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक सिंपल मॉलिक्यूल है, और सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो इतनी आसानी से जेनेटिक मटेरियल नहीं बन सकता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का यही मानना था 1923 के पहले कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा। बट 1923 से 1958 तक बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुए, जिससे ये पता चला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन से नहीं न्यूक्लिक एसिड से बनता है। तो अब यहाँ पे बात आ रही है कि न्यूक्लिक एसिड से बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो उसके पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिस्कवर कैसे हुआ। तो वो हम लोग जो है एक एनिमेशन के थ्रू जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कैसे हुआ। न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1869 में। साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। साइंटिस्ट का नाम आपको लिख के रखना है। फ्रेडरिक मिशर जो है वो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, नीट में पूछा जा सकता है। और ईयर भी याद रखना है 1869 में। ईयर के पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी याद रखना है। अब वो एक केमिस्ट्री फील्ड में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे, और हम लोग बोल सकते हैं कि एक रिसर्चर थे जो इन्वॉल्वमेंट था उनका मेनली केमिकल्स में। अब एक लेबोरेटरी में काम करते वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बैंडेजेस को कलेक्ट किया। अब ये बैंडेजेस जो थी वो बैंडेजेस हॉस्पिटल से ली गई थी। ओके। अब ये बैंडेजेस में क्या था, ये बैंडेजेस में जो था ब्लड था, और ब्लड के साथ में पस था। पस जैसे हम लोग को मालूम है जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे पस जमा हो जाता है। वो पस असल में जो है वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो एक जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है, प्लाज्मा जमा हो जाता है, और उसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स भी जमा हो जाते हैं। तो उन्होंने जो थे बैंडेजेस कलेक्ट किए। अब ये बैंडेजेस कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने क्या किया, इन बैंडेजेस को सॉल्ट सॉल्यूशन में वॉश किया। तो इनको वॉश करने के बाद में जो वाइट ब्लड सेल्स थे वो सॉल्यूशन में आ गए। अब वाइट ब्लड सेल्स वो सॉल्यूशन में आने के बाद में उन्होंने क्या किया, वो सॉल्यूशन में उन्होंने जो था अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला। अब अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या करता है, एक जो सेल होता है, अब इसमें सेल में जब अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला जाता है तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। अब जब सेल मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बचेगा, या न्यूक्लियस बचेगा। तो जैसे ही उन्होंने अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला तो अल्कलाइन सॉल्यूशन की वजह से न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस थे सेल के, वो सारे के सारे जो थे प्रेसिपिटेट हो गए। अब प्रेसिपिटेट होने के बाद में उन्होंने पता लगाया कि ये जो प्रेसिपिटेट का सॉल्यूशन है उनमें बहुत अमाउंट के फॉस्फोरस है। और ये जो मटेरियल है इसका जो प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक। तो ये मटेरियल न्यूक्लियस में मिला, इस वजह से इसका नाम रखा गया न्यूक्लियन, और एसिडिक प्रॉपर्टी थी इस वजह से। तो
फेडरिक मिशर ने जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड मिला था उसका नाम रखा था न्यूक्लियन। तो याद रखना है आपको कि सबसे पहली बार न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फेडरिक मिशर ने और उसका नाम रखा था न्यूक्लियन। अब आप बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड फिर किसने रखा? तो 1900 के स्टार्टिंग में एल्टमैन करके साइंटिस्ट थे, याद रखना है, लिख के रखना है आपको ये चीज़। तो साइंटिस्ट का नाम है एल्टमैन। ओके, एल्टमैन जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। 1900 में उन्होंने टर्म दिया क्या? उन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड। लेकिन पूरा क्रेडिट जो है वो फेडरिक मिशर को ही जाता है क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के हिसाब से, तो आपको लिख के रखना है। ओके, अब आगे का पार्ट देखते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियन नाम रखा गया था उसमें हाई अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस था। तो फेडरिक मिशर को क्या लगा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है या न्यूक्लियन है वो सिर्फ फॉस्फोरस स्टोर करने का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो फेडरिक मिशर ने नहीं ढूंढा था। फेडरिक मिशर ने खाली इतना पता लगाया था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को फोकस करना है कि ये न्यूक्लिक एसिड जो मिला था इसका कंपोजिशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है इसके स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। ओके।